हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। वी आर रियली थैंकफुल फॉर योर इमेंस सपोर्ट शॉवर्ड ऑन अस। मैं रियली बहुत खुश हूँ। एंड पिछले वीडियो में बहुत ज़्यादा बबलिंग थी साउंड की, और स्टिल यू गाइस मेड टू दैट। सेकंड, आई पर्सनली थैंक यू सोनू स्मिथ, बॉबी सिंह, पृथ्वीराज गांधी, अश्विन कुमार एंड प्रवीण कुमार फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स। लेट्स स्टार्ट विद द 21st एडिटोरियल डिकोड। तो सबसे पहले जो एडिटोरियल हमारे पास आया है बिगर बेटर, ये है कि ONGC और HPCL दोनों कंपनीज मर्ज हो रही हैं और दोनों ही पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं। तो इसके ऊपर एक एनालिसिस हिंदू ने किया है, हम उसे देखेंगे। सेकंड जो एडिटोरियल था वो इंडिया 14 प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, जो इन्होंने इलेक्शन जीता है, उसके ऊपर है। तो उस पर ज़्यादा कुछ है नहीं देखने के लिए, बट यू जस्ट हैव टू टेक के हमारे जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट हैं वो रामनाथ कोविंद सर है। उसके बाद जो हिंदू में ओपिनियन है वो है रेट्रोस्पेक्टिव कंफर्ट, जिसमें 1978 का जो डिमोनेटाइजेशन है, 2016 का जो डिमोनेटाइजेशन है, उसे कंपेयर किया गया है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट ओपिनियन है वो है अर्बनाइजेशन और कंजर्वेशन। यहाँ जो कंजर्वेशन है वो कल्चरल हेरिटेज के लिए बोला गया है, क्योंकि आमसर का जो अमेंडमेंट आया है उसके अंदर ऐसे एक अमेंडमेंट है जिसकी वजह से जो साइट्स है, कंजर्वेशन वाली जो साइट्स हैं, उन पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो उसके ऊपर एक एनालिसिस हिंदू ने किया है। इसके अलावा हिंदू में कुछ भी नहीं है। अब के उसके अलावा जो लाइव मिनट का हमने एडिटोरियल लिया है, जिसमें जीएसटी इज वर्क इन प्रोग्रेस। इसके अंदर जीएसटी के बारे में बताया गया कि अभी जो जीएसटी हमारे यहाँ लागू है उसका आगे क्या इम्पैक्ट क्या होने वाला है, हमें किस तरह से उसको मैनेज करना पड़ेगा और उसके आगे के सिनेरियोज क्या क्या हैं। उसके बाद में अलाइनमेंट का एक जो आर्टिकल जो मेन पर्सपेक्टिव से अच्छा है वो है एग्रेरियन क्राइसिस, जिसके अंदर स्मॉल फार्मर्स जो हैं, छोटे जो किसान हैं, उनके इनके जो इश्यूज चल रहे हैं उसको बताया गया है। तो हम बिना किसी डिले के इसे स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला एडिटोरियल ONGC HPCL का। ये जो न्यूज आई है इसका कॉन्टेक्स्ट इस साल के बजट में फाइनेंस मिनिस्ट्री का अनाउंसमेंट है, जिसमें बोला गया था कि दे वांट टू मर्ज पब्लिक सेक्टर ऑल कंपनीज टू क्रिएट लार्जर एंटिटीज। बड़ी एंटिटीज वो बनाएंगे ताकि जो छोटी छोटी कंपनीज का जो टेंशन है वो खत्म हो जाए। इसका इम्पैक्ट ये होने वाला है कि बड़ी कंपनी होगी उसका स्केल उतना ही बड़ा होगा और वो ग्लोबल लेवल पे इजीली कम्पीट कर सकती है। एंड दे विल इट विल हेल्प देम टू एब्जॉर्ब ऑल प्राइस शॉक्स। अगर बड़ी कंपनी है तो ज़्यादा पैसा है तो शॉर्ट लेवल पे, शॉर्ट टर्म में जो ऑयल शॉक्स लगते हैं, प्राइस राइज एकदम से हो जाता है, एकदम से डाउन हो जाता है, उनको इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये इसका इम्पैक्ट होगा। अब इस मर्जर में इशू है, इस मर्जर का ये है कि इसमें 51.1% जो मतलब मेजर स्टेक्स जो हैं HPCL के वो ONGC के पास में जा रहे हैं। यहाँ पे ONGC के जो एक्सप्लोरेशन फंक्शंस हैं वो HPCL के जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है उनसे मिल जाएंगे। कि पहले ONGC क्या करता था, सिर्फ एक्सप्लोर करता था, HPCL उसको डिस्ट्रीब्यूट करता था। अब क्या होगा, ONGC ही उसको एक्सप्लोर करेगा और HP के जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पहले बने हुए थे उन पे ONGC ही अब सप्लाई करेगा। और इसका जो अगला इम्पैक्ट होने वाला है उसमें यह है कि जब इतने बड़े लेवल पे स्केलिंग पे एक इंस्टीट्यूशन आता है, एक कंपनी आती है, तो वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन करती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करती है। नेक्स्ट थिंग इज कि इसका जो बेनिफिट है उसमें क्या होगा कि बड़ी कंपनी है, ज़्यादा पैसा है तो रिस्क कम हो जाएगा, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो और ज़्यादा स्टेबल होगा। वही है बड़ी कंपनी बड़ा पैसा, और इन्वेस्टर्स को बेनिफिट वो बेस्ट है ही है। इसके बाद में अब इस पूरे इशू के ऊपर जो एडिटोरियल हिंदू के अंदर आया था उसमें ये बताया गया था कि क्या किसी कंपनी का बड़ा होना उसके बेहतर होने का एक प्रमाण है, इस बिगर कंपनी द बेटर कंपनी। तो इसके ऊपर एक एनालिसिस हिंदू ने किया है, जिसमें पहला ऑप्शन उन्होंने बोला है कि ठीक ये तो है कि ONGC HPCL अगर मिलते हैं तो इट विल बी द बिगेस्ट मजा है वो, बट क्या ONGC के पास इतना पैसा है कि वो इस डील को कंप्लीट कर सकती है? हाउ ONGC विल फाइंड द कैश टू कंप्लीट द डील? क्योंकि ONGC के साथ में पहले बहुत इश्यूज चल रहे हैं, और एक इश्यूज ONGC के हैं और कुछ पास्ट एक्सपीरियंस हमारे पास भी है जिसमें ऐसा लगता है कि शायद ये डील फिजिबल नहीं है। तो उसमें जो पहला पास्ट एक्सपीरियंस वो ये है कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस, ये दो कंपनियां पब्लिक सेक्टर की थी जो 2007 में मर्ज हो गई थी, बट इनके मर्ज होने से जो हमने सोचा था वैसा हो नहीं पाया।
as these companies fail to realize the expected benefits of scale and synergy from the larger enterprises. तो शायद मे बी कि जब दोनों कंपनी 2007 मर्ज होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाई, तो क्या गारंटी है कि ओएनजीसी और एचपीसीएल उनके मर्ज होने पे कुछ अच्छा होगा। इसके अलावा ओएनजीसी में कई खामियां खुद के पर्सनल लेवल पे भी हैं। पहली कि कैग ने 2011 में इसको क्रिटिसाइज किया था। क्यों क्रिटिसाइज किया था? इसलिए किया था कि यूके बेस्ड इंपेरियल एनर्जी कॉर्पोरेशन को इसने बहुत ही एक्सपेंसिव रेट पे एक्वायर किया था और जो प्रोजेक्ट उसने दिखाया था वो बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक था। सेकंड है कि रेगुलर बेसिस पे यार, बहुत ही रेगुलर बेसिस पे ओएनजीसी की इनएफिशिएंसीज जो ऑपरेशन के अंदर हैं उसको बताती रहती है, दिखाती रहती है, निकालती रहती है और ये कैग का काम है ये। फोर्थ पॉइंट है ओएनजीसी का जो प्रॉफिट है वो सिग्निफिकेंटली ओवर द इयर्स गिरता ही जा रहा है और 2015 में इट लॉस्ट इट्स प्लेस, ठीक है, एज द मोस्ट प्रॉफिटेबल इंडियन कंपनी। कि ओएनजीसी को जब बोला गया था कि यार इससे ज्यादा पैसा कोई नहीं कमाता है, दैट इट्स द मोस्ट प्रॉफिटेबल इंडियन कंपनी, बट 2015 में इसने वो खिताब खो दिया, इट लॉस्ट इट्स प्लेस। और अब तो एनालिस्ट हैं उनको एक डर है कि क्या ओएनजीसी विल बेनिफिट फ्रॉम एचपीसीएल्स एफिशिएंट वर्क कल्चर और या फिर वो उसको पूरा कबाड़ा कर देगी। कि एचपीसीएल, आप जानते हैं एचपीसीएल एक मतलब ठीक है पब्लिक सेक्टर है तो क्या हुआ, बट इट्स अ बिग बैंड, ठीक है, और एक मैनेजर लेवल पे ये बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर लेवल पे बहुत ही अच्छी है, बट जो कंपनी ऑयल एक्सप्लोर करती थी क्या वो उस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को सही ढंग से हैंडल कर पाएगी? ये एक इश्यूज ओएनजीसी और एचपीसीएल के मर्जर पे उठ रहे हैं। तो इसमें ये बोला गया था क्या इन दोनों कंपनीज को मर्ज करना फिजिबल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ठीक है यार इतनी जो खामियां हैं तो क्या हमें इस मर्जर को रोक देना चाहिए? नो, दैट्स नॉट अ सॉल्यूशन। क्योंकि जब हमें पता है कि पब्लिक सेक्टर कंसोलिडेशन एक ऑफिशियल पॉलिसी के अंदर ये वर्ड आ चुका है कि हमें पब्लिक सेक्टर्स अगर जो काम नहीं कर पा रहे हैं या जिन्हें हम नहीं संभाल सकते या जो फॉल आउट हो रहे हैं बार बार, क्या उन सेक्टर्स को ऐसे छोड़ दें? नहीं, उन सेक्टर्स को नहीं छोड़ना चाहिए। इंस्टेड हम उन सेक्टर्स से अगर उनको मर्ज करके कुछ फायदा उठा सकते हैं तो पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद में ये बोला गया है कि यार ठीक है आप मर्ज करना है आप कर लो, दैट्स नॉट एन इशू एट ऑल, बट अगर आप उस चीज को मर्ज कर रहे हो तो बट उस चीज को एक मेंटेन करना, उस लेवल पे लेके जाना, दैट्स द मेन टास्क। द गोल ऑफ क्रिएटिंग प्रॉफिटेबल इंटरनेशनल ऑयल बेहेमथ्स कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन दे कम टू द कंफर्म टू द बेसिक रूल ऑफ बिजनेस। आप बेसिक रूल तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, आप वो फॉलो नहीं करोगे तो दैट वोंट बी टेक यू एनीवेयर। उसके बाद में हिंदू का जो एनालिसिस है वो है 1978-2016 का जो डिमोनेटाइजेशन है, इन दोनों के बीच का कंपैरिजन है कि 1978 वाला ज्यादा अच्छा था, 2016 वाला ज्यादा अच्छा है, या 2016 में जो हुआ है उससे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो इन सब के ऊपर एक एनालिसिस उन्होंने किया रेट्रोस्पेक्टिव कंफर्ट के नाम से। तो देखते हैं इस एनालिसिस के अंदर उन्होंने क्या बताया है। तो सबसे पहला है कि रेट्रोस्पेक्टिव कंफर्ट होता क्या है। रेट्रोस्पेक्टिव क्या है? रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है कि जो पास्ट में हो चुका है, उस पास्ट में जो चीजें हुई हैं उससे डील करने वाले किसी चीज को हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अब बात आती है कि डिमोनेटाइजेशन वाज डिमोनेटाइजेशन 2016 किंच कंपेयर टू 1978। डिमोनेटाइजेशन का मतलब पैसे को लिया, मतलब जो चलता हुआ जो मनी जो है, मतलब हार्ड कैश जो हमारे पास है, उस करेंसी को बिल्कुल खत्म करके नई करेंसी को लॉन्च कर देना, उसे डिमोनेटाइजेशन कहते हैं। किंच का मतलब होता है इजी टास्क। तो क्या 2016 वाला जो डिमोनेटाइजेशन है वो इजी था 1978 से? इसका एक क्वेश्चन इस आर्टिकल में पूछा गया। तो 1978 में जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था इसमें पीपल वर अलाउड कि आप एक्सचेंज कर सकते हो तभी अगर आपके पास में बैंक अकाउंट नहीं है। But in 2016, the public was allowed to do such exchanges up to a limit. That limit was monitored also, है ना, and was really closely monitored. बहुत मतलब ठीक है, जब डिमोनेटाइजेशन खत्म हुआ तो बहुत केसेस निकले हैं यहाँ की, चलो भैया अंदर आ जाओ, इनकम टैक्स तुम्हारे पे छापा मारने वाली है, तो लेट्स सी क्या होने वाला है। तो ये सब इश्यूज चल रहे थे। तो ये डिफरेंस था 1978-2016 में। उसके बाद में जो 2016 वाला अगला डिफरेंस वो था कि 2016 में बहुत सारे बैंकिंग एस्टेब्लिशमेंट, जबकि 1970 में ओनली आरबीआई ऑफिस एंड फ्यू ब्रांचेस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डेजिग्नेटेड नेशनलाइज्ड बैंक्स वर अलाउड कि आप ही कैश ले सकते हो और कोई कैश नहीं ले सकता। तो ये दो डिफरेंस मेजर थे। सेकंड है कि रेट्रोस्पेक्टिव कंफर्ट, मेरिट्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन, डिमेरिट्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन, ये बहुत लोगों को पता है, बट जो नए व्यूअर्स हैं या जो नए जिन्होंने अभी यूपीएससी को ज्वाइन किया है, जिन्हें इन दोनों वर्ड्स मतलब इनका नहीं पता है, उन्हीं के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो डिमोनेटाइजेशन के जो मेरिट्स हैं उनमें है कि इससे करप्शन फ्री होता है, ठीक है, विल हेल्प इंडिया टू बिकम अ करप्शन फ्री। कैसे होगा करप्शन फ्री?
कि अब जब पूरा पैसा था ब्लैक मनी में होल्ड कर रखा तो ठीक है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, बट जैसे डिमोनेटाइजेशन हो गया उसमें क्या हुआ, जो पैसा था हार्ड कैश जो था वो खत्म हो गया, एकदम से मार्केट से गायब हो गया। अब लोगों के पास पैसा नहीं है, और जो पैसा है उसे क्लोजली मॉनिटर किया जाता है, तो अब पैसा देने के लिए पैसा नहीं है तो कैसे होगा। और ऊपर से जब तीसरी आंख शिव जी की तरह ऊपर गाड़ी हुई है कि भैया तुम पैसा दे के तो दिखाओ, फिर मैं बताते हैं कि इनकम टैक्स वाले या बाकी की जो एजेंसीज है वो क्या क्या काम करती हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज कैसे पीछे पड़ती हैं। तो ठीक है, इससे वैसे करप्शन फ्री हो सकता है। टू ट्रैक द ब्लैक मनी, जितना ब्लैक मनी लोगों ने होल्ड कर रखा था, ठीक है, होल्ड कर रखा था, उसको तो मतलब एकदम से बिल्कुल वॉश आउट कर दिया, अब वो कागज का टुकड़ा रह गया है। तो इस वजह से वो पैसा खत्म हो गया। अगर फिर भी कहीं किसी ने जैसे मान लो दबा रखा हो और वो धीरे धीरे निकालने की कोशिश कर रहा है, और अगर लार्ज स्केल पे निकालेगा तो ऑफकोर्स पकड़ा जाएगा, तो इट विल ट्रैक द ब्लैक मनी। और टेररिज्म में हार्ड कैश से टेररिज्म ऐसा तो होता नहीं है कि भैया तू पेटीएम कर दे मेरे को पैसा एंड विल डू दैट, बट ऐसा नहीं होता ना, डिटेली ऐसा नहीं है, तो सब हार्ड कैश में होता है, और जब हार्ड कैश ही नहीं होगा तो टेररिज्म एक्टिविटीज को फंडिंग ऐसे आएगी। तो दैट्स द रीजन। और उसके बाद में मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस होते हैं उसको कम हो जाएगा इनसे, इसकी वजह से फेक करेंसी खत्म हो जाएगी, और फोर्स पीपल टू पे इनकम टैक्स रिटर्न्स। ये मेरिट्स हैं डिमोनेटाइजेशन। अब डीमेरिट्स क्या है कि एंटायर इकोनॉमी हैज टू बी कम इनटू अ स्टैंड स्टिल, एकदम से कैश क्रंच हो जाएगा, और हुआ है हमारे साथ में, हमने देखा ये चीजें, कैश क्रंच हो गया है बिल्कुल ही, पैसा ही नहीं है तो कैश तो क्रंच होगा ही होगा। एम्प्लॉयर्स के पास पैसा नहीं है कि वो अपने लेबर्स को या डेली लेबर्स को पैसा दे पाए, तो लेफ्ट अनएम्प्लॉयड। और जो सबसे बड़ा इशू मैंने फेस किया है पर्सनल लेवल कि 2,000 रुपये का छुट्टा कोई नहीं देता, ठीक है, ये सबसे बड़ा डिमेरिट है, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया। 2,000 रुपये आपको छुट्टा कोई नहीं देता, आपको कुछ भी लेने जाना हो आप 2,000 का नोट निकालो तो भैया आगे जाओ आगे जाओ। तो सबसे बड़ा डिमेरिट तो मेरे लिए तो यही है। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में है 1978 2016 का जो कंपैरिजन था, ये सब चीजें, ये पीपीटी आपको अवेलेबल हो जाएंगी डाउनलोड में, आप वहां देख सकते हैं। तो आई डोंट थिंक हमें यहाँ टाइम वेस्ट करना चाहिए, लेट्स सी। और उसके बाद में हम सीधा आते हैं कंक्लूजन के ऊपर। पॉजिटिव इंपैक्ट मैंने आपको बता दिया, लेट्स सी दोबारा एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि इससे क्या होगा कि कैश फ्लो कम हो जाएगा, तो टायर ऑर्गेनाइजेशन के पास जो पैसा वो खत्म हो जाएगा, तो वो आगे फंडिंग उनके लिए बहुत मुश्किल होगी। फेक करेंसी खत्म हो जाएगी, डिसमेंटलिंग ऑफ काउंटरफिट करेंसी, ठीक है, बेटर इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेशन, और डिजिटल इकोनॉमी। हार्ड कैश है नहीं, पेटीएम ने आपने बताया 1.2 बिलियन का उन्होंने ट्रांजैक्शन किया है ड्यूरिंग डिमोनेटाइजेशन इन नवंबर 2016, तो ये एक डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देगा। अब जो बात आती है वो ये आती है कि डीमोनेटाइजेशन वो वन टाइम इवेंट है, इसका कभी लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं पड़ा, और ये इतिहास गवाह है इस चीज का, लिटरली इतिहास गवाह है इस चीज का। एंड इट्स नॉट ओनली द सफिशिएंट और ओनली स्टेप टू टैकल ब्लैक मनी और करप्शन इन द कंट्री। इसके अलावा जो मेजर्स होने चाहिए और जो इंक्लूशन मेजर्स हैं जो हमें लेने चाहिए, उसमें पहला जो है कि स्विस बैंकों में जो पैसा बढ़ा या वो ले गया हमारे यहाँ, पहला हमें वो स्विस बैंक वाला पैसा चाहिए। सेकंड है कि पनामा पेपर्स जो अमिताभ बच्चन जी साहब का नाम आया था, उनके केस बिठाओ यार भैया, उनको बताओ कि भैया आपका नाम कैसे आया, कैसे, और अगर आया है तो वो पैसा हमें ला के दो, हमारा पैसा आप लेके जा रहे हो भाई यार। और उसके बाद में बेनामी प्रॉपर्टीज के ऊपर रेट डालो। पॉलिटिकल पार्टीज में अगर कोई डोनेशन करना है तो उसे पब्लिक स्क्रूटनी के लिए ओपन होना चाहिए। अभी तक आप डोनेशन करते हो, नॉट मैंडेटरी फॉर यू कि ये पैसा कहाँ से आया किधर से आया, ऐसा कोई लेना देना अभी तक तो नहीं हुआ है, बट इट शुड बी मेड मैंडेटरी, और जो कि बहुत ही लिटरली मुश्किल है क्योंकि सब पैसा खाते हैं। फोर्थ, मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर ऑल डोनेशंस अबव 2,000 रुपीज टू बी डिजिटल मेड, डिजिटल पॉइंट ओनली। जो भी 2,000 रुपए से ज्यादा का जो भी डोनेशन है वो डिजिटल ही होना चाहिए, तो इससे हमें पता लगता रहेगा कि कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। अब जो डिमोनेटाइजेशन है अभी जो हुए है डिमोनेटाइजेशन, उसका ये है कि हमने वो कारपेट बॉम्बिंग की है। हमें ये पता था कि हम यहाँ पे एक इश्यू, तो हमने यहाँ पे बॉम्ब फेंक दिया। इंस्टेड हमें इसके लिए जो करना चाहिए था वो सर्जिकल स्ट्राइक जो हमने पाकिस्तान में की थी, एक बार घुस गए, खत्म करके, बिल्कुल विनाश करके, जड़ से खत्म करके फिर निकले, मजा तभी आता है। तो दिस एंटायर एक्सरसाइज सीम मोर लाइक अ कारपेट बॉम्बिंग देन अ सर्जिकल स्ट्राइक, तो ये सब ठीक है। इसके बाद में जो हिंदू का एनालिसिस आया है वो शुड अर्बनाइजेशन स्कोर ओवर कंजर्वेशन। यहाँ पे जो इश्यू ये था कि यहाँ पे कंजर्वेशन का मतलब है एक साइट, एक हेरिटेज साइट, कि क्या हमें अर्बनाइजेशन यानी कि हमारी फैसिलिटीज, अर्बन फैसिलिटीज को लेने के लिए क्या हम एक जो हमारी जो हिस्ट्री से रिलेटेड जो साइट्स हैं क्या उनको स्टेक पे रख सकते हैं। इसके ऊपर एक एनालिसिस हिंदू ने किया है, देखते हैं क्या किया है उन्होंने।
तो सबसे पहले इसमें जो 2 वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं वो है अर्बनाइजेशन और कंजर्वेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि रूरल से अर्बन एरियाज में शिफ्ट करना, रेफर्स टू द पॉपुलेशन शिफ्ट फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, और इंडिया में बहुत फास्ट पेस पे होता है ये। यूनाइटेड नेशन स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2007 ये कहती है कि बाय 2030 40.76% of country's population is expected to reside in urban areas. 40.76% population by 2030 अर्बन एरियाज में आ जाएगी, गांव को छोड़ के, तो गांव बिल्कुल खाली हो जाएंगे। उसके बाद में कंजर्वेशन है। कंजर्वेशन का जो लिटरल मीनिंग है वो ये है कि प्रिजर्वेशन और एफिशिएंट यूजिंग ऑफ रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्स को इस तरह से यूज करना कि फ्यूचर जनरेशन का भी काम हो जाए, हमारा भी काम हो जाए और एनवायरनमेंट को कोई नुकसान भी ना हो। एफिशिएंट और एथिकल मैनर में उसका यूटिलाइजेशन लेना। लिटरल सेंस अगर बात करें तो कंजर्वेशन एट अ लार्जर स्केल इट्स रिलेटेड टू प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम अपनी हिस्ट्री से रिलेटेड अगर बात करते हैं तो कंजर्वेशन का मतलब है प्रोटेक्शन रिस्टोरेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज इंक्लूडिंग वर्क्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर एज वेल एज आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स। हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको कंजर्व कर रखना, उनको बचा के रखना, ताकि हम उनसे कुछ सीख पाए, हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उससे कुछ सीख पाए, उन्हें पता लगे कि हम कैसे जीते थे। और पुरानी चीजों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरा जो पिछला आर्टिकल था उसमें भी ये बोला था कि कंजर्वेशन ऑफ वाटर सिक्योरिटी, ठीक है, आप मतलब पानी को कैसे बचा सकते हैं, वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, और ये सब एंशिएंट टाइम में तमिलनाडु में, तो मैंने पिछले आर्टिकल में बताया ही है कि कैसे करते थे। यू कैन वॉच देयर। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। अर्बनाइजेशन, कंजर्वेशन। द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज द इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री चार्ज विद प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के पास में ये सब है, वही इन सब का प्रमोशन भी करती, वही इन सब का कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन भी करेगी। अब इस रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो है एमसर एक्ट, Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act. It is an act of Parliament of the Government of India that provides for the preservation of ancient and historical monuments and archaeological sites and remains of national importance, for the regulation of archaeological excavations and for the protection of sculptures, carvings and other like objects. ये 1958 में पास हुआ था। मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, चाहे वो आर्टिफैक्ट्स हैं, चाहे वो एक्सकेवेशन है, चाहे वो हेरिटेज साइट है, तो इन सब का प्रिजर्वेशन करना, इनको एज इट इज रखना, और इनसे रिलेटेड कोई भी अगर इशू होता है तो उसे मैनेज करना, उसे हैंडल करना, ये सब काम एमसर एक्ट में बता रखा था। अभी पहले चलो एक चीज बताते हैं कि ये जो पूरा, ठीक है, ये जो शुड अर्बनाइजेशन स्कोर ओवर कंजर्वेशन, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? इसका कॉन्टेक्स्ट है, ये जो हेडलाइन है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन है, इसमें बोला गया है अलाउ पब्लिक वर्क्स इन प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ मॉन्यूमेंट्स, कल्चर मिनिस्ट्री। अब ये है कि एमसर एक्ट में ये बोला गया, ये अभी तक जो लॉ है वो ये है कि आप जो कंजर्वेशन जो साइट है, आर्कियोलॉजिकल कोई साइट है, हेरिटेज कोई साइट है, तो उसका जो प्रोटेक्टेड एरिया यानी कि 100 मीटर के अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते। द मिनिस्ट्री एट दिस नाउ, अभी जो अमेंडमेंट है उसमें ये, द मिनिस्ट्री हैज सर्कुलेटेड अ कैबिनेट नोट प्रपोजिंग टू अमेंड द एंशिएंट मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 टू दिस इफेक्ट। मतलब कि अब जो 100 मीटर की जो लिमिट थी उसको खत्म कर दिए कि ठीक है, अगर आपको जरूरत है एट द कॉस्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, ठीक है, आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, आप कोई हॉस्पिटल लेके आ रहे हो, कोई मेट्रो की लाइन लेके आ रहे हो, अगर उसके बीच में कोई ऐसी हेरिटेज साइट आ जाती है तो आप रास्ता निकाल सकते हो। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा आउटक्राई हो रहा है। ये आउटक्राई कौन कर रहा है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। व्हाट आर द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स। अब ये आउटक्राई क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है ये भी बताऊंगा, क्यों हो रहा है इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि एट प्रेजेंट 5 लाख अनप्रोटेक्टेड एंड एंडेंजर्ड मॉन्यूमेंट्स अभी हैं इंडिया के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड में, जिसमें से सिर्फ 3650 मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको नेशनली प्रोटेक्ट किया गया है। उससे पहले जो उसके अलावा जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनका कोई प्रोटेक्शन नहीं है। वो ठीक है, अगर मतलब भगवान से आ रहा है, भगवान ने बचा ले तो बचा लिया, अगर जाना तो जाना है। फिर उसके बाद में उससे रिलेटेड वो हिस्ट्री हमारे पास खत्म होने के बाद तो क्या बचेगी। और ये जो एनक्रोचमेंट्स इनके ऊपर हो रहे हैं, मतलब जो 3650 मॉन्यूमेंट्स हैं वो तो ठीक है, इनके अलावा जो मॉन्यूमेंट्स हैं जो अनप्रोटेक्टेड हैं उनके ऊपर इंडिविजुअल भी एनक्रोच कर रहा है, गवर्नमेंट एजेंसीज भी एनक्रोच कर रही हैं, बट उसका किसी को कोई डर नहीं है, क्योंकि जब लॉ में नहीं लिखा तो लॉ के बाहर जाके तो वो कुछ कर ही नहीं सकता। तो ये एक सबसे बड़ा इशू है। 2013 कैग रिपोर्ट में ये बताया गया कि टोटल ऑफ 1655 मॉन्यूमेंट्स, 546 मॉन्यूमेंट्स वो हैं जिनके ऊपर एनक्रोच कर लिया गया है। मतलब दे सेड कि ये भैया हमारी जगह है, अब तुम निकलो यहाँ से।
और इट इज मेनली ड्यू टू द सिवियर लैक ऑफ बेसिक मैन पावर इन द फॉर्म ऑफ मॉन्यूमेंट अटेंडेंट्स, मतलब इनको संभालने के लिए कोई बंदों की कमी हो रही है। और मोर देन 2/3 ऑफ इंडियन मॉन्यूमेंट्स दैट द गवर्नमेंट इज सपोज्ड टू प्रोटेक्ट वर पुअरली गार्डेड। और जो मतलब 3650 मॉन्यूमेंट्स जो नेशनली प्रोटेक्टेड हैं, उनमें से भी 2/3 मॉन्यूमेंट्स ऐसे हैं जो पुअरली गार्डेड है, मतलब उन पर सही लेवल मतलब सही अमाउंट के गार्ड्स या मॉन्यूमेंट अटेंडेंट्स नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा इशू है जिसकी वजह से आउटक्राई चल रहा है, ये आउटक्राई का सबसे बड़ा रीजन। अब न्यू अमेंडमेंट में क्या है? न्यू अमेंडमेंट है डाइल्यूट द 100 मीटर प्रोटेक्टेड एरिया विद नेशनली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया गया। दिस अमेंडमेंट एम्स टू अलाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंस्ट्रक्ट विद इन दैट एरिया ऑल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टेड जोन्स? ओनली सॉलिड प्रोटेक्शन टू मॉन्यूमेंट्स कम फ्रॉम कोर्ट्स ऑफ लॉ। सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ ही है जो किसी भी मॉन्यूमेंट को सॉलिड प्रोटेक्शन दे सकता है। Court prevents construction mainly using the legal provisions of prohibited zone on monuments. एमसे एक्ट में ये बताया गया कि 100 मीटर के अंदर कोई आ नहीं सकता। अगर कोई आता है तो उसके अगेंस्ट में लीगल केस जा सकता है, और वहां पे कोर्ट ऑफ लॉ उसको बोलती है कि भैया जब ये एक्ट में लिखा गया है कि 100 मीटर के अंदर नहीं आ सकते तो अब कैसे आए हो। अब अगर अमेंडमेंट हो जाएगा और ये 100 मीटर की जो लिमिट है उसको खत्म कर दी जाएगी, उसे डाइल्यूट कर दिया जाएगा, तो कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। इन दैट केस कोर्ट वोंट डू एनीथिंग, क्योंकि कोर्ट चलता है लॉ के बेस पे, कानून के बेस पे। India's monument form an irreplaceable archive of civilizational heritage. हमें पता है कि भारत का इतिहास बहुत पुराना है, सदियों पुराना, सबसे पहला इतिहास हमारा है, और हम उससे रिलेटेड अगर कोई मॉन्यूमेंट है रहता है तो दैट विल बी बेनिफिट फॉर अस, दैट विल बेनिफिट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस, और दैट विल गिव अस अ प्राइड, सेंस ऑफ प्राइड कि ये भैया हमारा इतना पुराना इतिहास है, दैट्स अ सिविलाइजेशन। मैं अगर मैं किसी बाहर की कंट्री में गया हूँ, वहां जाके उसको बोल रहा हूँ, तो इट विल बी, मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा इस चीज से यार कि ठीक है ये सब चीजें मेरे पास हैं, मैं इस ऐसी कंट्री से बिलोंग करता हूँ जिसकी हिस्ट्री सालों साल पुरानी, हजारों साल पुरानी है। बट उस चीज को आज की डेट में उस चीज को ऐसा नहीं है कि पहले कोई चीजें थी, ठीक है, उस चीज को मैं फोटो खींच के रखा हूँ, ऐसा नहीं था। तो उसका द अल्टीमेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? मॉन्यूमेंट्स है। अगर मॉन्यूमेंट्स ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा उस चीज का? That's why it is essential to continue with the 100 meter protected area in order to prevent monuments from defacement. कहीं खत्म हो जाए उससे बढ़िया है तो कि जो 100 मीटर की जो अभी लिमिट है उसको बनाए रखो यार, उसको मत तोड़ो। Why the withdrawal of amendment of MCA is demanded by INTEC? अब मैंने जो बताया कि कौन इस सब के लिए आउटक्राई कर रहा है, कौन इस सबके पीछे है, तो वो है INTACH। इसका फुल फॉर्म मैं बताने वाला हूँ। इट डज नॉट स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ कल्चरल हेरिटेज। अभी जो अमेंडमेंट है एमसा के अंदर, वो कल्चरल हेरिटेज उसको कोई लेना देना नहीं है, उसका ओनली जो अटैचमेंट है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई अर्बनाइजेशन होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाए, कल्चर हेरिटेज का मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो अब क्या करें? वे फॉरवर्ड क्या है? तो वे फॉरवर्ड इसमें है कि हमें regulations framing must be provided by informed discussion with the experienced historian, artisans, planners, conservationists। मतलब अगर आप कोई भी स्टेप लेते हो, गवर्नमेंट अगर कोई भी स्टेप लेती है, और स्पेशली ऐसे इंपॉर्टेंट इशू से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड जो पर्सन्स हैं, उससे रिलेटेड जो कंजर्वेशनिस्ट हैं या प्लानर्स हैं, उनसे तो बात करनी चाहिए, उनके साथ में एक इन्फॉर्म डिस्कशन होना चाहिए, पॉजिटिव डिस्कशन होना चाहिए, एक पॉजिटिव डिबेट होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और उसके अलावा है एन अर्बन आर्ट्स कमीशन इन सिटीज नीडेड एज एन एम्पावर्ड अथॉरिटी फॉर कंजर्वेशन मैनेजमेंट प्लान। अभी ठीक है, ठीक, उसके अलावा मतलब अभी आर्किव साइट्स जो हैं वो मैनेज कर रही हैं, बट इसके अलावा अर्बन आर्ट कमीशन होना चाहिए जो इन सबको मैनेज करेगा। States should interchange ideas, concept, technology for common goal of development। states हैं, इनके पास कुछ अच्छा है, उन states के पास कुछ है, तो उसके बीच में होना चाहिए, cooperation होना चाहिए इस चीज को लेके। तो ये सब वे फॉरवर्ड्स हैं। INTEC was registered as a society which serves as a bridge between conservation and urbanization। और urbanization is important, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा urbanization मत करो, बट इट शुड नॉट बी एट द सेक ऑफ कल्चरल हेरिटेज। हम अपनी हिस्ट्री के साथ नहीं खेल सकते, और दैट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मुझे एक प्राइड देती है, तो मैं उसके साथ नहीं खेलना, मैं नहीं चाहता कि कोई उसके साथ खेले। इसके बाद में लाइव मिंट का एक एनालिसिस आया है एग्रीन क्राइसिस के ऊपर, ये मेंस पर्सपेक्टिव से अच्छा पॉइंट्स हैं इसके अंदर। तो मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को एक बार फोकस करें, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से इस वाले पार्ट को देखें। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं उसमें यह है कि एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। ये आपको पता ही है कि ठीक है, हाफ ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। और जो फूड सिक्योरिटी हमारी है, ठीक है, उसमें अभी भी एट द कोर
बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो एग्रीकल्चर का है। हमारे पास मतलब अगर हम इंपोर्ट भी करना चाहते हैं एग्रीकल्चर, मतलब हमारे यहाँ फार्मर्स कहते हैं कि हम तो खेती बाड़ी बंद करेंगे, और फिर हमने सोचा चलो ठीक है इंपोर्ट करके, पर हमारी जो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि वो इंपोर्ट के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगी। अगर इंपोर्ट कर भी लें तो शायद हमारा आधे से ज़्यादा पैसा उसी में चला जाएगा। तो एग्रीकल्चर इज एट द कोर ऑफ आवर फूड सिक्योरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्रीकल्चर हमारे कंट्री का और हमारी लाइफ का भी। If production of agricultural products are reduced, import will not fulfill the requirement of food for a huge population. तो इन सब में क्या दिक्कत है? ठीक है, ये सब हो गया, अच्छा बात है, हो गया है, ठीक है। बट जो सबसे मेन प्रॉब्लम कि हम लोग, वी अर्बन पॉपुलेशन डज नॉट केयर अबाउट द कंडीशन ऑफ पीजेंट्स एट ऑल। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हमें तो बस ठीक है। हम यार एक एग्जांपल मैं देता हूँ, मैंने देखा है होता क्या है कि आप अगर किसी मॉल में जाते हो, ठीक है, मॉल में जा रहे हो तो वहाँ पे रिलायंस फ्रेश में चले गए, वहाँ पे सब्जियां लगी हैं, चाहे वो 4 दिन पुरानी हैं, बट वहाँ उन्होंने लाइट लगा दी, उन्होंने फ्रीजर में रखा हुआ है उन सब्जियों को, और वो मुंह मांगे दाम मांगते हैं आपसे, ठीक है। उन्होंने एक प्राइस टैग फिक्स कर रखा है, आप उस पर जाते हो, आप कोई मोल भाव नहीं करता, आप उसे लेके आ जाते हो। बट वहीं कोई सब्जी, कोई सड़क पे बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रही है कोई आंटी, आप उनके पास जाते हो तो वो बेचारी कि वो प्रॉफिट के लिए ही है, वो सिर्फ अपना घर पाल सके, अपना पेट पाल सके, फिर भी हम जाते हैं उसके पास में, बोलते हैं और उसे एज जितना पॉसिबल हो सकता है उससे उतना बार्गेन करते हैं, उससे चीज लेके आते हैं। तो वी डोंट केयर अबाउट देम, वी शुड केयर, वी अर्बन पॉपुलेशन केयर ओनली अबाउट आवरसेल्व्स। तो यही मेरे को तो लगता है यही एक है कि हमें अपने आप को सुधारना चाहिए, ठीक है। वी शुड हेल्प, मेन किसानों की मदद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट वन लाइनर है। इसके बाद में जो व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ क्राइसिस इन इंडियन एग्रीकल्चर, थोड़ा सा उस टॉपिक को छोड़ते हैं, इस पे आते हैं वापस। तो इंटेंस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और लैंड उस कंपैरिजन बहुत कम है, तो ये एक रीजन है। इंडियन एग्रीकल्चर के जो क्राइसिस की बात कर रहे हैं उसमें, उसके बाद में जो है लो लैंड होल्डिंग एरिया पर फार्मर, ठीक है, लैंड होल्डिंग बहुत ही कम है। शॉर्टेज ऑफ मनी है कि रिसोर्सेज लाने का हमारे पास पैसा नहीं है, वो लोन लेते हैं, फिर उसमें डेप्ट हो जाता है, फिर वो मतलब लास्ट आर्टिकल मैंने आपको बताया था कि हाँ, जो लोन वेवर्स के जो केसेस चल रहे हैं, तो वो शॉर्टेज ऑफ मनी उसका एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद में वेदर एंड मार्केट रिस्क है कि मौसम कभी भी रहता है, प्योर जो अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसीज नहीं है, और अगर हैं तो उनके बारे में फार्मर्स को उनको नहीं पता है। मार्केट रिस्क जो मैंने लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था कि कभी तो टमाटर 90 रुपए किलो बिकता और कभी 1 रुपए किलो भी नहीं बिकता, तो ये सब रिस्क हैं। और बेटर द क्रॉप द लो वुड बी प्राइस, ऐसा APMC जो कमेटी इनको फ्रेम किया गया था फार्मर्स की हेल्प करने के लिए, बट दिस कमेटी इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग दे आर एक्सप्लॉइटिंग द फार्मर्स। उसमें जो ट्रेडर्स बैठे हैं, बिग जो बड़े ट्रेडर्स बैठे हैं, वो द फार्मर्स हैव टू सेल द गेम्स, उनको बेचना पड़ता है, और द ट्रेडर्स अर्न लॉट ऑफ मनी, मतलब वो अपना इतना उसको फार्मर्स को दबा के रखते हैं कि फार्मर्स मोस्टली गेट 25% ऑफ व्हाट फाइनल कंज्यूमर पेज। अगर 100 रुपए का माल आपने आज लिया है तो उसको 25% मिल जाए, दैट्स उसके लिए मुनाफा है वो भी यार, बट वो भी नहीं मिल पाता उसको। तो व्हाट कैन बी डन, तो उसमें हमारे पास लैंड होल्डिंग कम है, तो उसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल कोऑपरेटिव फार्मिंग है, ठीक है। मतलब कोऑपरेटिव फार्मिंग ये होती है, एक के पास लैंड होल्डिंग है और दूसरे के पास लैंड, एक के पास 1 बीघा है, दूसरे के पास 1 बीघा है, तो दोनों ने मिलकर 2 बीघा के ऊपर उगाएंगे। तो बड़ी लैंड होल्डिंग होगी, तो रिसोर्सेज कहाँ डिवाइड हुए थे वहां वो एक साथ पूल हो जाएंगे, और उसके बाद में जॉइंट इन्वेस्टमेंट, जॉइंट वाटर मैनेजमेंट, जॉइंट प्रोडक्शन, सबके साथ में दोनों को फायदा होगा। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग का अच्छा स्कोप है इसके अंदर। In India, successful cooperative farming usually refers to sugar cooperatives in Maharashtra and especially the Amul Milk Cooperative in Gujarat. Amul Milk बहुत बड़ा ब्रांड है, you know that. और उसमें होता क्या है कि उसमें जो हर छोटे छोटे गांव हैं वहां से मिलके एक साथ दूध आता है, ठीक है, कोऑपरेशन चलता है उनके बीच में। तो ये एक एग्जांपल है कि कोऑपरेटिव फार्मिंग द बेस्ट वे टू हेल्प स्मॉल फार्मर्स इकोनॉमी। उसके बाद में कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है। कोऑपरेटिव फार्मिंग रेफर्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच ईच मेंबर फार्मर रिमेन्स द ओनर ऑफ हिज लैंड इंडिविजुअली, जैसे मैंने आपको बताया था, बट फार्मिंग इज डन जॉइंटली। प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स फार्मर्स इन द रेशियो ऑफ लैंड ओन्ड बाय देम, ठीक है। इसमें कुछ मैंने आपको बता ही दिया, समझाने वाला कुछ नहीं। अब फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग, मेंबर्स पूल देयर लैंड, manpower and other resources into a single unit. Ownership of land continues to be with the individual. The society is formed voluntarily and is run on co-principles.
Members receive remuneration according to the work done and the land contributed for joint cultivation. Members will have the option to leave the organization. तो ये कोऑपरेटिव फार्मिंग के फीचर्स हैं, हमने आपको हिंदी में पहले एक्सप्लेन कर दिए हैं। उसके बाद में लाइव मिनट का आर्टिकल है जीएसटी इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। तो जीएसटी की हिस्ट्री पे थोड़ा चलते हैं पहले। तो ये रिफॉर्म प्रोसेस इंडिया का इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम स्टार्ट किया था 1986 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। इसके बारे में बस इतना ही जानना, दैट्स इट। उसके बाद में जीएसटी वाज प्रपोज्ड in 1999 during the BJP government under the leadership of Prime Minister Atal Bihari Vajpayee। 2014 में मोदी साहब और फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली introduced GST bill in the Lok Sabha where the BJP had a majority। Finally, GST was launched on the midnight of 30th June 2017 by the Prime Minister of India Narendra Modi। अब GST का पर्पस क्या है? GST का the simple one liner purpose है to simplify a complex and fractured system। Basic features of GST. GST would be applicable on the supply of goods or services. It would be destination based consumption tax, यानी कि at the end of consumer, मेरे पास यहाँ से प्रोडक्ट निकला, प्रोडक्ट को मैंने नेक्स्ट बंदे को भेज दिया, उसके पास जाने के बाद ही टैक्स लगेगा, उससे पहले टैक्स नहीं लगेगा। डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। इट वुड बी ड्यूल जीएसटी, सेंटर पे अलग लगेगी, स्टेट पे अलग लगेगी। और जीएसटी वुड रिप्लेस 40 टैक्सेस currently levied and collected by the center and the states। और benefits of GST benefits every stakeholder, हर बंदे को GST का फायदा मिलने वाला है, ठीक है। It will lower the cost of goods and services, give a boost to the economy and makes the products and services globally competitive। सस्ते हो जाएंगे गुड्स एंड सर्विसेज, इकोनॉमी में बूस्ट होगा, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर था उसमें उसको समझने में, उसको मैनेज करने में रिसोर्सेज लग रहे थे, वो रिसोर्सेज बच गए हमारे, क्योंकि अब जो टैक्स जीएसटी लेके आए हैं वो सिंप्लीफाइड टैक्स है। तो बूस्ट टू द इकोनॉमी। उसके बाद में मेक द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ग्लोबली कम्पिटिटिव। सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर, इट वुड मिटिगेट द इल इफेक्ट्स ऑफ कैस्केडिंग, इंप्रूविंग कम्पिटिटिवनेस एंड इंप्रूव लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस। जीएसटी टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा, रिड्यूस द ह्यूमन इंटरफेस। टेक्नोलॉजी ड्रिवन है क्योंकि पूरा ऑनलाइन सिस्टम है, और जो ह्यूमन मिस्टेक्स जो हो सकती हैं, ठीक है, ह्यूमन मिस्टेक्स जो हो सकती हैं उनको ये कम से कम कोशिश करता है कि कम से कम। जीएसटी विल गिव अ मेजर बूस्ट टू द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। अब कैसे होगा? इसमें ये होगा कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इंडिया कम्पिटिटिव, ऑल्सो ऑल इंपोर्टेड गुड्स विल बी चार्ज इंटीग्रेटेड टैक्स दैट विल ब्रिंग इक्वालिटी विद टैक्सेशन ऑन लोकल प्रोडक्ट्स। बाहर से कोई गुड्स इंपोर्ट होता है तो उस पर आईजीएसटी लगेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कि जिसकी वजह से वो इंपोर्ट किया गया गुड, अगर चाहे चाइना से, आप मानते हो कि चाइना वाला माल सस्ता बेचता है, तो अगर जब चाइना से वो गुड यहाँ आएगा तो यहाँ पे उसको आईजीएसटी लगने के बाद में लोकल गुड और चाइना गुड दोनों कॉस्ट बराबर हो जाएगी। तो दैट विल बी बेस्ट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, फिर ज्यादा से ज्यादा फिर मेक इन इंडिया में बनाया जाएगा। अंडर द जीएसटी स्ट्रक्चर एक्सपोर्ट विल बी जीरो रेटेड। This will boost Indian exports in the international market, thus improving the balance of payment position। यहाँ यानी export will be zero rate का मतलब ये है कि export यहाँ से जाएगा उस पर zero tax लगेगा। GST will bring more transparency to indirect tax laws। तो ये benefits हैं GST के। Negative impact है being a new tax, लोगों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी और थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। और जितना इजी इसको बोला गया है कि GST इजी है, ये उतना इजी नहीं है। It is easier than done। It is a consumption-based tax, so in case of services, the place where service provided needs to be determined। तो if actual benefit is not passed to consumer and seller increases his profit margin, the price of goods can also see a rising trend। मतलब ये है कि अगर actual benefit consumer के पास नहीं गया और seller ने अपना profit margin increase कर दिया, तो इसकी वजह से गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस है वो राइज हो जाएगा। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो हमें इस चीज को मेंटेन करना पड़ेगा। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है? दिस पॉलिसी डिजर्व्स टू बी ग्रेट सक्सेस, बट इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत काम करना पड़ेगा। द डिजाइन ऑफ द टैक्स, जीएसटी का जो डिजाइन है, इटसेल्फ मेक्स थिंग्स वर्स। अब कैसे? क्योंकि लॉन्ग नेगोशिएशंस का सबसे बड़ा कारण है। 1999 से जीएसटी लाने की बात चलती थी, 2014 में आफ्टर ऑल जीएसटी का बिल लेके आ गया, आज 2017 है। विद इन 3 सालों के अंदर इतने नेगोशिएशन हुए हैं कि इस स्टेक होल्डर को बनाना, इस पार्टी को बनाना, इस एरिया के लोगों को बनाना, इन सब के बीच में उनकी बात को मानना, जीएसटी को लेके आना, इन सब की बातों को मानना, तो उसके बीच में इतने नेगोशिएशंस हो गए हैं कि तो जो बिल्कुल बेस था जीएसटी का बिल्कुल ऑलमोस्ट चेंज हो गया। गुड्स आर डिवाइडेड इनटू 4 or 5 डिफरेंट टैक्स पैकेट्स।
5%, 12%, 18%, 28%, ये ब्रैकेट्स में उनको बांट दिया गया है, ठीक है। सम आर सब्जेक्ट टू एडिशनल सिन चार्जेस एज वेल, और इन वेज जिसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। तो जितना सिंप्लीफाई इसको करना चाहा था, लॉन्ग नेगोशिएशंस की वजह से वो उतना सिंप्लीफाइड नहीं रह गया। The new tax is also giving rise to new kinds of regulation, an anti-profiteering clause, which threatens companies with fines or closure if they don't pass GST-related savings on to consumers. ये है to head this off, the government should keep working on the simplifying the system. तो इन सब इश्यूज को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट को सिस्टम को और ज्यादा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, narrowing exemptions as far as possible and reducing the number of tax brackets to 1 or 2. 5, 12, 18 और 28% का जो टैक्स ब्रैकेट है उसको खत्म करके 5 या 12 या 12 और 18 ऐसा कुछ लाना पड़ेगा, ठीक है। सब कुछ अच्छा गया, बट if the government wants to reform this reform to be a lasting success, it can't afford to relax. मतलब ठीक है, मतलब मोदी साहब लेके आ तो गए जीएसटी, बस अब आपने अपना काम बढ़ा लिया है। ऐसा नहीं है कि अब जीएसटी लेके अब आराम से आप सोते हो, दैट वोंट बी सफाइज। सो आपको काम करना पड़ेगा, आपकी कैबिनेट को काम करना पड़ेगा। इसके बिना जीएसटी सिंप्लीफाई जब तक नहीं होगा, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और इश्यूज होते रहेंगे।